नमस्कार, 5 की पड़ताल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन इसका असर भारत में दिख रहा है। युद्ध की आग का असर अब रसोई तक पहुंच गई। एलपीजी सिलेंडर की कमी की अफवाह से लोगों की लंबी लंबी कतारें सड़कों पर दिख रही है। जमाखोरों ने भी सिलेंडर का स्टॉक कर लिया, इससे परेशानी और बढ़ गई है। लेकिन अभी तक भारत में एलपीजी की समस्या नहीं है और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 टैंकर के आने की खुशखबरी भी आ गई। लेकिन इस बीच विपक्षी नेताओं को भी मुद्दा मिल गया और पैनिक बटन दबाकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। सरकार की ओर से जनता को एलपीजी सिलेंडर की जरूरत पूरी करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार बार बार यही कह रही है कि देश में एलपीजी की कमी तो बिल्कुल नहीं, लेकिन सड़क पर जो हालात है वो कुछ और कह रहे हैं। ईरान इजराइल में युद्ध छिड़ा तो इसका असर अब हिंदुस्तान की सरजमी पर भी दिखने लगा है। तस्वीरों में दिख रहे ये लोग सिलेंडर की किल्लत के बाद से लाइनों में लगे हैं। सरकार कह रही है कि उनके पास तमाम इंतजाम है, बैकअप है, लेकिन अफवाह उड़ने के बाद हर कोई गैस एजेंसी पर लंबी लंबी कतारों में लगकर अपने नंबर का इंतजार कर रहा है। जिस चूल्हे को कोई देख नहीं रहा था वो आज डिमांड में है। छोटे से छोटे फुटकर दुकानदार से लेकर बड़े से बड़े होटल्स अब लकड़ी, चूल्हे, भट्टी का सहारा ले रहे हैं। इस युद्ध ने विपक्ष को भी मुद्दा दे दिया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि लोग परेशानी में हैं, लेकिन सरकार झूठा दिलासा दे रही है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सवाल किए और कहा कि बीजेपी हकीकत को छिपा रही है। एलपीजी ये जो है ये गायब है। प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी जो बात कर रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, जमीनी हकीकत से दूर बात कर रहे हैं। आज हर जगह परेशानी है, लाइन लगी है और जहां पर गैस बिकता है वहां पर पुलिस लगी हुई है। आखिर कारण क्या है? अगर किल्लत नहीं है एलपीजी की तो क्यों पुलिस लगी है? उधर बीजेपी लगातार विरोधियों को जवाब दे रही है। लोगों को पैनिक करने और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि जब देश को बदनाम करने का अवसर मिलता है तो विरोधी नेता कोई मौका नहीं छोड़ते। कि कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ती। जब देश को बदनाम करने का अगर उसको अवसर मिलता है तो उसको जरूर करती है कांग्रेस, और यही हरकत राहुल गांधी करवाते हैं। आज पूरे दुनिया में तेल गैस का संकट है और उसमें सबसे अच्छा उस संकट को कोई हैंडल कर रहा है तो वो भारत कर रहा है। फिर भी पूरे देश को पैनिक करना, अफवाह फैलाना, ये कांग्रेस की आदत बन गई है। अभी पूरे देश को मालूम होना चाहिए कि जो दुनिया के हालात हैं उसमें कैसे बेहतर हो हालात। अभी ईरान से भी हमारे 2 जहाज जो फंसे थे उसकी इजाजत दिलवाई गई, बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। बहरहाल इस सियासी बवंडर के बीच राहत की खबर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 एलपीजी टैंकर भारत आ रहे हैं और ये भी साफ है कि जमाखोर और नेता पैनिक बटन को नहीं दबाए तो हालात ऐसे नहीं है। लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और भारत के पास स्टॉक है, तो अभी इसे घबराहट में बुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सवाल यही है कि अगर सरकार कह रही है कि स्टॉक है, तमाम चीजें हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं, तो आखिर ये पैनिक बटन दबा कौन रहा है? अगर ऐसा है तो फिर जनता सड़कों पर क्यों है, कतार में क्यों खड़ी है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है, एक बार परिचय करा देता हूं। अनंत अमित हैं प्रवक्ता बीजेपी के, अंश वत्स हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, और हमारे साथ निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक भी है। सबसे पहले मैं सवाल बीजेपी से ही करूंगा। अनंत अमित हमारे साथ हैं। अनंत अमित जी, स्वागत है आप सबका। लेकिन सबसे पहला सवाल आपका कि सरकार कह रही सब कुछ ठीक है, हर जगह हर व्यवस्था की गई है, कहीं कोई स्टॉक में कमी नहीं है और आने वाले वक्त में भी शायद कमी नहीं हो, तो फिर सड़कों पर हालात कैसे नहीं बदल रहे हैं? वहां क्यों लोग मर रहे हैं? हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, कहीं लोग 5 घंटे से लाइन पर खड़े बीमार हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है आनंद जी?
अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रहा है। जी अनूप जी, सॉरी। बिल्कुल, सर्वप्रथम अनूप जी, जिस तरीके से हमारे सरकार के ऊपर जो विपक्षियों के द्वारा, ये भारत के 150 करोड़ आबादी वाला देश है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहा है हमारी सरकार के ऊपर, जिसके माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस देश में पीएम योजना लाए, उज्जवल योजना लाए और करोड़ों उन मां बहनों को स्वतंत्रता दिलाई, जो कि धुएं से, जिनकी कई बीमारियों से मौतें हो रही थी, उनको तमाम लोगों को घर में सिलेंडर पहुंचाने का काम अगर इस देश में किए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया जिस तरीके से। पहली बात। दूसरी बात, आज ये भ्रम फैला कौन रहा है? आज देखिए अनूप जी, स्थिति इस देश में यह है कि हमारे देश में लगभग 64 लाख रोज एलपीजी सिलेंडर बुक होते हैं, जिसमें 88% घरेलू और 12% व्यवसाय के लिए प्रयोग होते हैं। लेकिन आज हमारे देश में उसकी कमी किस चीज की है? लोगों ने जो 10 दिन 20 दिन पे जो होता था, लोगों ने सप्लाई सेम है, लेकिन लोगों ने जिसके पास एक, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 सिलेंडर था, एक खाली रहता था, लेकिन हमने उस खाली सिलेंडर को ही भराने के लिए जिस तरीके से कतार में लोग लग गए, ये प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम देश में संकट का नहीं, आज देख लीजिए जिस तरीके से ये वैश्विक संकट में विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है, ये अपने आप में विपक्ष को आईना दिखाने की जरूरत है कि आज पूरी दुनिया जिस तरीके से युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, लेकिन भारत में जिस तरीके से सौहार्द का पर्व अभी हमने होली संपन्न किया, आज पूरे देश में रमजान मनाया जा रहा है, हम रामनवमी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहां के देश के लोगों के मन में न अराजकता है न भय है, लेकिन विपक्ष बार बार उकसाने का काम कर रहा है। आज किसके घर में सिलेंडर पकड़े जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कौन नेता के कार्यकर्ताओं के घर में, इस सपा और कांग्रेस वालों के घर में सैकड़ों सिलेंडर पकड़े जा रहे हैं? ये क्या बताना चाहते हैं विपक्ष के लोग? मैं थोड़ा सा रुकूंगा, आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं आपको। अंश भी हमारे साथ बैठे हैं, उसके पास, अंश आपके पास आऊंगा। आप सिलेंडर पकड़ने की बात कर, अनंत भाई मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं बिहार के भागलपुर का। आपके बीजेपी के एक नेता के घर में 36 सिलेंडर पकड़े गए और तो कार्रवाई, सवाल उठ रहे हैं। देखिए कौन जमाखोरी कर रहा है नहीं पता, लेकिन स्थिति खराब है। अंश भाई आपके पास आ रहा हूं, आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, पैनिक बटन आप दबा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो रेस्टोरेंट ने जो है एलपीजी सिलेंडर ना मिलने की वजह से 15-20% जो अपने दामों में बढ़ोतरी कर दी है कि भाई एलपीजी की शॉर्टेज चल रही है, लेकिन इनके लिए वो समस्या नहीं है। इनके लिए वो समस्या नहीं है कि एलपीजी की शॉर्टेज क्यों, इसे सरचार्ज कहा जा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूं कि आज जो है पैसा बढ़ा के जो है लोगों से लिया जा रहा है, लेकिन इनके लिए वो परेशानी नहीं है। आज एयर इंडिया ने, इंडिगो ने, तमाम जो एयरलाइंस है, उन्होंने जो मोदी जी बात करते थे हवाई चप्पल पहनने की, कि गरीब आदमी को हवाई चप्पल जो पहनने, उसकी बात करते थे। आज एयरलाइन ने जो अपना फ्यूल बढ़ा दिया, अपना जो फ्यूल का जो सरचार्ज है वो बढ़ा दिया, लेकिन इनके लिए वो समस्या नहीं है। इनके लिए वो समस्या नहीं है कि आज एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से आज तमाम जो इंडस्ट्रीज है, चाहे सीमेंट की इंडस्ट्री हो, तमाम इंडस्ट्रीज जो है प्रभावित हो रही है, वो इनके लिए समस्या नहीं है। इनके लिए वो समस्या नहीं है कि आज महाराष्ट्र में मिड डे मील जो है आज बच्चों को पहुंच नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि सिलेंडर की कमी है। लोग बाग जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को जो है खत लिख के कह रहे हैं कि भैया आप जो है पहुंचा दीजिए ताकि मिड डे मील जो है वो प्रभावित ना हो, लेकिन इनके लिए वो समस्या नहीं है। इनके लिए समस्या वो नहीं है कि आज दिल्ली के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हड्डीपुरी को पत्र लिख के कहा है कि आप जो है हमें सिलेंडर मुहैया करवा दीजिए, क्योंकि सिलेंडर की वजह से जो है हम लोग लंगर नहीं चलवा पा रहे, लेकिन वो इनके लिए समस्या नहीं है। अभी आपने एक भागलपुर का उदाहरण दिया, मैं आपको कुछ और उदाहरण बता देता हूं। आपको पता है भोपाल में जो बीजेपी का जिला का मुख्यालय है, वहां पे जो है पूरे महीने भर का इनका स्टॉक पड़ा हुआ है, और हमारे राष्ट्रीय मुख्यालय वहां पे आज सिलेंडर की वजह से कैंटीन ठप पड़ी है। हमारा राष्ट्रीय मुख्यालय में कैंटीन ठप है, उनका जिला मुख्यालय में महीने भर का स्टॉक है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पे बात करेगी किसके यहाँ पे जमाखोरी हो रही है। बिहार में इनके जो डिप्टी सीएम के जो ओएसडी है, उनके वहां पे जो वो जाते हैं गोडाउन में 4 सिलेंडर उठा के अपने घर ले जाते हैं। ये एक वहां के गोडाउन किसने व्यक्ति ने मीडिया में आके बताया है, ये इनके जो है पार्टी के नेता कर रहे हैं, लेकिन वो समस्या नहीं है। अब यहाँ पे ये बात कह रहे थे कि भैया कैसे जो हम लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, कैसे हम लोग झूठ कह रहे हैं। अभी यहाँ पे बात कर रहे थे एलपीजी सिलेंडर की। आपको पता है ये सरकार का आंकड़ा है कि 18 मिलियन जो महिलाएं हैं वो अपना सिलेंडर को रिफिल नहीं करवा पा रही। ये आपने जो है दाम बढ़ा दिया है। आप रोज अखबार को खोल के देखेंगे कितनी लंबी लंबी कतारें लगी हैं। आपके चैनल ने, तमाम चैनलों ने दिखाया कि कैसे लंबी लंबी कतारें लगी पड़ी हैं। दिल्ली में अगर ये लंबी लंबी कतारें नहीं है तो दिल्ली में क्यों सरकार को ये करना पड़ा कि आज तमाम गैस एजेंसी के बाहर आपको पुलिस को लगाना पड़ रहा है, ताकि लोग बाग जो है आज ये परेशान ना हो।
हमने खबर सुनी कि कैसे जो एक बुजुर्ग शख्स थे वो जो है हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं लाइन में लगने की वजह से। उत्तर प्रदेश की खबर है। बिहार में मैं एक महिला वापस जो है आऊंगा वो अंश भाई, रोती-रोती जो है वापस आऊंगा और प्रयास कर रही जवाब अनंत भाई आप भी देंगे, लेकिन हमारे साथ देखिए निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक है, उनका भी एक बार ओपनिंग कमेंट तो लेना बनता है। निरंजन जी, आप कल भी हमारे साथ जुड़े थे, आज भी आप हैं। ये दो बातें हो रही हैं, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास पूरा स्टॉक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक बटन दबाया जा रहा है, आरोप विपक्ष पर। विपक्ष कह रहा है कि भाई सिलेंडर कहीं और है, जमाखोरी कहीं और हो रही है। सच क्या है, आपको क्या लगता है इसके पीछे सच क्या है? देखिए अनूप जी, निश्चित रूप से मेरे हिसाब से सरकार अपने अपने आप का जवाब स्वयं दे रही है। और वो बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब सरकार ये बात कह रही है कि हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सारी व्यवस्थाएं सुचारू हैं, सारी चीजें सब ठीक है, तो उसके बाद में जो भारत एक्सप्रेस के जो कैमरे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं और जिस तरीके से गैस एजेंसियों के बाहर मारामारी चल रही है, पब्लिक अपना काम धंधा, अपनी ड्यूटीज, अपने कार्यस्थल छोड़ करके वहां गैस एजेंसी के बाहर इस कड़ी धूप के अंदर अगर खड़े हुए हैं, तो वो कोई मूर्ख लोग तो है नहीं भाई। कुछ ना कुछ तो कहीं तो समस्या है ना। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब बाढ़ खेत को खाने लगे अनूप जी, तो आप ये मान के चलिए कि उस किसान का और उस खेती का क्या ही होगा। बाढ़ खेत को मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये चीज पता है कि सरकार कह रही है सारी व्यवस्थाएं सुचारू है, स्टॉक पर्याप्त है, जो डिलीवरी है वो प्रॉपर जारी है, यानी कि जो वितरण एजेंसियां हैं उनको सरकार की तरफ से पूरा का पूरा स्टॉक दिया जा रहा है। उसके बाद में अगर किल्लत है तो जो वितरण एजेंसियां हैं जो 2,500 3,000 3,500 रुपए के अंदर ब्लैक में जो सिलेंडर बेच रही है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक गैस वितरक एजेंसी है, या मान लीजिए गैस वितरक एक एजेंट है, उसके पास मान लीजिए 1,000 कनेक्शन है, उसने अपने आप को 1,000 कनेक्शन के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवा रखा। महीने में उसके यहाँ कंपनी उसी हिसाब से 2,500 सिलेंडर भेजती है। अभी भी उसकी डिमांड तो 2,500 की है, कंपनी उसको 2,500 ही सप्लाई कर रही है, लेकिन वो 2,500 सही जगह पहुंच नहीं रहे। वो 2,500 में से कहीं ना कहीं इधर उधर घोल मथोड़ हो रहे हैं। तो जो घोल मथोड़ हो रहे हैं वो किसी ना किसी के वो कट रहे हैं ना, जिसके कट रहे हैं उसको लग रहा है मेरी सप्लाई शॉर्ट है, और उसी से माउथ टू माउथ ये जिस तरीके से प्रचार हो रहा है समाज के अंदर, समाज कहीं ना कहीं विचलित है इस चीज को लेकर के। अब सरकार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि समस्या होने के बाद में, यानी कि पहले व्यवस्था नहीं कर पाए, करो, उसके बाद में उसका समाधान करो। मैं तो ये कहता हूं भाई, आप हांडी चढ़ाने के बाद में जीरा खरीदने के लिए क्यों निकलते हैं? आपको पता है कि जब हम हांडी चढ़ाएंगे तो इसमें छोंक देने के लिए जीरे की जरूरत पड़ेगी, तो पहले से उस जीरे की व्यवस्था क्यों नहीं करते? चलिए ये जवाब मैं लूंगा। बात आज निरंजन जी, मैं जवाब लूंगा। इसका भी कोई सवाल उठाया आपने, हमारे साथ कुमार राकेश भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी, सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर क्या हो रहा है देश में। एक तरफ सड़क पर लोग सिलेंडर के लिए मारामारी कर रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही, सरकार कह रही है कि पूरा सिलेंडर का स्टॉक है। सरकार की तरफ से, सरकारी पार्टी जो है बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई पैनिक बटन विपक्ष दबा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि नहीं भाई आपकी गलती है, तैयारी आपने नहीं की। क्या लग रहा है आपको? अनूप जी, जितने लोग बैठे हैं बहुत विद्वान लोग लग रहे हैं और सभी देशवासी हैं, देश में रहने वाले लोग हैं। यदि समस्या होगी तो हम सब भी झेलेंगे, ये भी झेलेंगे। लेकिन अभी मैं एक चार्ट देख रहा था, मैं 2-3 मुद्दों पर बात रखूंगा। कल भी मैं ब्रीफिंग में था, इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग में एमईए के लोग भी थे, गल्फ के सेक्रेटरी भी थे, जो पोर्ट शिपिंग के हैं वो भी सेक्रेटरी थे, और ज्वाइंट सेक्रेटरी पेट्रोल नेचुरल गैस के भी थे, मीडिया के थे। तो हर एक पक्षों पर जब बात हुई और उसमें जो सवाल हुए, तो जो पिछले 12 दिनों में जो भी अपाधापी मची है देश में, उसमें बताया जा रहा है, जो मंत्री का केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी का स्टेटमेंट आया, सदन में भी आया, कि हमारे पास 2 से ढाई महीने का स्टॉक है। पहले 50 दिन आया, 25 दिन, तो अभी एक 50 से 60 दिन का स्टॉक है। नंबर 1। नंबर 2, ये सभी ने देखा होगा कि ईरान के राष्ट्रपति से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की बातचीत हुई। उसके बाद का जो डेवलपमेंट है, 27 जो जहाज अटके पड़े थे भारत के, उनमें से एक एक करके उनको निकाला जा रहा है। उस पे ईरान ने आश्वासन दिया है कि भारतीय जहाजों पे हमले नहीं होंगे। ठीक है। नंबर 3, अभी कुछ जहाज एक पहुंचे हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, और पहुंचने वाले हैं।
जो भी स्कार्सिटी और अभाव की बात है, वो जो हरमुज स्ट्रेट है उससे जो भी आवाजाही है, मेजर जो है प्रभाव है ईरान का है। 20% तेल का उत्पादन उस माध्यम से जाता है और वो प्रभावित होता है। उसके अलावा भारत ने कहा है कि हम नॉर्वे से, कनाडा से, जितने कंट्री हैं उनसे भी अपनी खरीदारी जारी है कि देश में कोई ऐसे अफरा तफरी ना मचे। राकेश जी, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। आप कह रहे हैं कि भारत ने कहा है खरीदारी करेंगे, जब हमें पता है कि भाई युद्ध हो रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट में परेशानी आएंगी, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो तैयारी पहले से भी हो सकती थी। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये बात मैं सोच सकता हूं, आप सोच सकते हैं, बाकी लोग सोच नहीं सकते? अनूप जी, ये 12 दिनों के अंतराल में मामले में जिस तरह से भारत की तैयारी है वैसे किसी देश की नहीं। मैं आपको 10 सेकंड दीजिएगा, मैं एक ग्राफ रखना चाहता हूँ। G20 कंट्री का जो ग्राफ है वो बहुत जरूरी है। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, इटली, जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया, चाइना, टर्की, जापान, अर्जेंटीना, यूके, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, इंडिया, भारत, रशिया, जितने देश में जो पेट्रोलियम पदार्थ के दाम हैं फरवरी 1 में और मार्च 12 का जो कंपैरेटिव स्टडी है, सबसे ज्यादा बढ़े हैं 22% अमेरिका में, उसके बाद कनाडा में, उसके बाद इटली है, उसके बाद जर्मनी है, फ्रांस है, जो विकसित देश कहे जा, साउथ कोरिया है और चाइना है। लेकिन भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम जो थे 94.7 आज भी वही हैं। तो ये बताता है कि देश की तैयारी। चलिए, मैं अनंत भाई आपके पास लौटूंगा। राकेश जी, आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, लेकिन मैं निरंजन जी के पास आ रहा हूं। मुस्कुरा रहे हैं, शायद कोई जवाब जरूर है इनके पास, आप बोल सकते हैं निरंजन जी। अनूप जी, एक बच्चा था, बहुत डींगे हाँकता था कि मैं बहुत पढ़ाई करता हूं जी, ये करता हूं जी, वो करता हूं। जब रिजल्ट आया तो उसके पिताजी ने पूछा, बेटा तेरा क्या रिजल्ट आया? तो उसने कहा जी हमारे जो हेडमास्टर जी हैं उनका बेटा फेल हो गया। तो कहता अच्छा। कहता जी हमारे जो सरपंच साहब हैं उनका बेटा फेल हो गया। कहता जी ठीक है। कहता हमारे यहाँ के जो एमएलए साहब है उनका बेटा फेल हो गया। उसने कहा भाई तेरा क्या रिजल्ट आया? कहता तेरा बेटा क्या कलेक्टर लग रहा है? तो यहाँ पे वो कहानी हो रही है कि भाई हम फेल, हमारे यहाँ जो समस्या है हम उसकी बात नहीं करते, हम कह रहे हैं अमेरिका में समस्या, बांग्लादेश में समस्या, श्रीलंका में समस्या। भाई मेरी इस देश की प्रजा को तो यहाँ की समस्याओं के बारे में बात करनी पड़ेगी ना। भाई या तो सरकार ये कहे नहीं, कि भाई ऐसा बच्चा होता है जो पूरी बात सुनता नहीं है, लगाने में अक्षम रहे। हाँ, हम हमारी जो वितरण एजेंसियां है उनकी चोरी रोकने में हम अक्षम रहे। हमने उनको चोरी करने की खुली छूट दे दी थी। इस वजह से ये जो क्राइसिस क्रिएट हुई, या तो सरकार इन चीजों को माने और या फिर सरकार ये कहे कि नहीं क्राइसिस नहीं है। अगर क्राइसिस नहीं है तो ये जो भारत एक्सप्रेस के जो कैमरे बोल रहे हैं, क्या ये कैमरे झूठ दिखा रहे हैं? ये कहीं और से रिकॉर्ड करके ला रहे हैं? मैं वापस लौटूंगा निरंजन जी, वापस लौटूंगा क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता भी है। अनंत भाई आपके पास आ रहा हूं। अनंत भाई, कोई भी देश में ऐसी जगह नहीं है, मेरे पास आंकड़े देखिए, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार से, झारखंड से लेकर तमाम जगहों पर जहां जहां आपकी भी सरकार है, क्या वहां आप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे सही तरीके से? कि भाई जो क्राउड मैनेजमेंट है, जो सड़क पर भीड़ है, अगर आपके पास सिलेंडर है, स्टॉक है, तो आपकी सरकार क्या उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही, समझा नहीं पा रही? देखिए अनूप जी, भ्रम और कालाबाजारी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने राज्य के सभी मुख्य सचिवों को पत्र भेजा है और उन्होंने एस्मा लगा के जो 1955 अधिनियम है उसके तहत जो भी इस तरह की कार्रवाई करी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। दूसरी बात, अभी जिस तरीके से पोद्दार साहब हंस के बोल रहे थे, तो पोद्दार साहब, एक कोरोना काल में आप अमेरिका में थे या भारत में थे? आपको कोरोना काल में भी इसी तरह की वैश्विक संकट जब आई थी और उस वैश्विक संकट से लड़ने के लिए भारत जिस तरीके से तैयारी कर रहा था और भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया कोरोना काल में किस तरीके से मजबूती से लड़े, और आज भारत पूरी वैश्विक संकट में, पूरी दुनिया संकट में है, उसके बावजूद अबे बड़ी भाई जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं, आप ये बताइए कि भारत में उस तरह की संकट है क्या? आज भारत के लोग के मन में एक ही बात है, सत्यमेव जयते का भाव लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है। भारत के किसी लोगों में आपने ये देखा है कि भय या अराजकता कि युद्ध हो रहा है तो भारत में क्या होगा? ठीक है, जरूरी लोगों को यह लग रहा है कि जरूरत के हिसाब से अपने घर में और 2 सिलेंडर एक्स्ट्रा रख ले। आज भी सप्लाई बराबर है, सप्लाई में कोई कमी नहीं है। लोगों ने सिर्फ अपने को संरक्षित करने के लिए जिस तरीके से कतार में लगकर लोगों को एक भय सा हो गया है, इस भय को दूर करने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर लोगों को समझाने का काम किया है। और जिस तरीके से बड़े भाई 27 टैंकर की बात करें, इसमें एक आ भी गया जिसमें 45,000 मैट्रिक टन एक में आता है, जिसमें कि लगभग
40 लाख घरेलू सिलेंडरों को भरा जाता है, यानी कि 27 जब टैंकर आ जाएगा भारत में, और 2 तो अभी आप ही के रिपोर्ट ने बताया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात आपने बताई, तो भारत सरकार और पूरी दुनिया में अनूप जी एक माननीय भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनका की हॉटलाइन इटली भी जा सकता है, ईरान भी जा सकता है, इजराइल भी जा सकता है, अमेरिका भी जा सकता है। दुनिया का एकमात्र ऐसे भारत के प्रधानमंत्री है जो दुनिया के किसी भी देश के राष्ट्रीय प्रमुख से बात कर सकते हैं। और भारत का स्पष्ट है कि बुद्ध का देश है, युद्ध नहीं चाहता है, दुनिया में शांति की स्थापना के लिए भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और लोगों को समझाने का काम कर रहा है, और आने वाले समय में ही मैं आपके माध्यम से, भारत एक्सप्रेस के माध्यम से भारत की जनता को यह कहना चाहता हूं कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये नया भारत है, यशस्वी भारत प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ भारत है। आपको चिंता और चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, भारत सरकार आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं वापस आऊंगा, आनंद भाई वापस आऊंगा। अंश भाई, सुरक्षित रहिए, चिंतित मत रहिए, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यही बात तो ये कोविड के समय पे भी कहते थे, यही बात जो है ये एटीएम की जब हम लोगों को लाइन में लगाते थे तब भी कहते थे, हम लोगों से ये देशभक्ति का प्रमाण मांगते हैं और हम लोगों को कभी एटीएम की लाइन में लगा देते हैं, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन में लगा देते हैं। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलने की वजह से दम घोटते जो मर गए, और राज्यसभा में इनकी सरकार कहती कि ऑक्सीजन सिलेंडर से कोई मरा ही नहीं था। ये तो उनकी संवेदना है लोगों के प्रति। उसके बाद यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, तब सबसे पहली बात तो सारी इनके जो झूठ ये पूरी इनकी बीजेपी के आईटी सेल फैला रही है, उसका खंडन तो खुद मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने कर दिया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर वो उसको सुनते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी जो ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे, ये एक आंकड़ा पढ़ रहे थे कि इतना जो अमेरिका का इतना उसका है, लेकिन यार यही जो है ट्वीट जो है बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पे भी किया। लेकिन इस बात में कम से कम ये बात को भी तो और बताइए आप कि अमेरिका जो पहले $0.77 बेचता था अपने तेल पे, और भारत 1.4 उस पे बेचता था, और जो बता रहे कि हमारा कोई प्राइस बढ़ा नहीं, आज भी अमेरिका भारत से तेल कम ही बेच रहा है। और अमेरिका की पर कैपिटा कैपेसिटी कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये भी बता दीजिए दोनों देशों की। तो अमेरिका के लोगों को कितनी परेशानी का सामना पड़ा, और इस देश में गरीब जो बोल के आए थे कि गरीब का बेटा आज प्रधानमंत्री बना है, उस गरीब के बेटे को क्या इस देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं दिख रहा कि गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है? आप उन लोगों के दर्द के बारे में कब बात करोगे? आप तो अगर देखोगे प्रधानमंत्री तो चुनावी रैली करने में व्यस्त है, उसी प्रकार से जैसे कोविड के समय पे वो दीदी ओ दीदी कर रहे थे, वैसे तो आज वो जो है कभी आपका बंगाल चले जाते, कभी असम चले जाते, कभी केरल, तमिलनाडु, अपने वो लोगों से मीटिंग करने की बजाय कि क्या हमारी आगे की रणनीति रहने वाली है, उसकी बजाय वो अपने उम्मीदवारों की सूची बनाने में व्यस्त है। ये तो उनकी बात है। अगर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें सवाल तो मीडिया से लिए नहीं जाते कि हमारी क्या प्रिपेयर रहने वाली, उसके ऊपर सवाल तो लिए जाते नहीं, मीडिया से कहा जाता है कि भैया कोई सवाल नहीं होगा। उसी प्रकार से जैसे एस जयशंकर आते हैं सदन में, क्या अपना जो है नोटिस बोर्ड समझ के अपनी बात रख देते हैं और कहा जाता है कि विपक्ष इस पर कोई सप्लीमेंट्री सवाल नहीं पूछेगा। तो अगर आपकी इतनी कंफर्टेबल पोजीशन है तो आप सवाल लेने से घबरा क्यों रहे? एक सवाल ले लीजिए। अंश भाई जवाब ले लेते हैं ना, आनंद भाई बैठे हुए हैं, जवाब ले लेते हैं। आनंद भाई जवाब दीजिए। देखिए अनूप जी, इनसे पूछिए, ये बार बार सोशल मीडिया की बात करते हैं। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस ने एक सोशल मीडिया पे अपने प्लेटफॉर्म पे 2011 की भीड़ की जो तस्वीर दिखाई, बाद में डिलीट कर दिया। देखिए कांग्रेस बेसिकली, कांग्रेस को तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास है, कांग्रेस को इस देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं, कांग्रेस को इस देश के संविधान निर्माता माननीय भीमराव अम्बेडकर साहब के बनाए संविधान पे विश्वास है, कांग्रेस को इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं, कांग्रेस को इस देश के मंत्रियों पे विश्वास नहीं। माननीय पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा यानी आपकी सरकार जो बेकार को जो यहाँ पे वो गवर्नमेंट हमारे का काम कर रही है। बोल दीजिए कि महाराष्ट्र में जो मुंबई में कैसे होटल एसोसिएशन ने कहा है कि उनको एलपीजी सिलेंडर नहीं मिले कमर्शियल, उसकी परेशानी पे आप बोलेंगे प्रधानमंत्री का विरोध दिल्ली के प्रबंधक कमेटी ने कैसे हड्डीपुरी को लेटर लिखा। साहब इस वैश्विक संकट में सभी दलों को एक साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है। आज जो संकट है ये एक व्यक्ति, अरे आप लड़ कहाँ रहे हैं प्रभु, देश का संकट है और इस देश को जो है दुश्मन समझ के बैठे हुए आप विपक्ष का अगर सुझाव को लेते ही नहीं। ये युद्ध थोड़ी ना, ये युद्ध तो अपने नाकामी ढूंढनी है, पूरी जो है उसको कॉम्प्रोमाइज होकर प्रधानमंत्री काम करे। आप पहले अडानी का केस चल जाए, उसकी वजह से भारत को ये भी पता नहीं रहता कि ये तस्वीर कब अगर युद्ध के समय पर अपना मेडल लेना था तो उस मेडल की वजह से आपकी विफलता रही है, उसका खामियाजा इस देश की जनता कालाबाजारी बढ़ाने का अगर कोई काम कर रहा है
तो विपक्ष कर रहा है। अभी अरे से काला एक बाजारी आप उत्तर बढ़ा रहे प्रदेश में हैं, गिनाया ना हमने भागलपुर का, हमने गिनाया ना यहाँ पे बिहार के डिप्टी सीएम का, हमने गिनाया ना यहाँ पे भोपाल का। जनता के बीच में एक भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। आज वैश्विक संकट के समय लोगों के प्रति सहानुभूति और लोगों को समझाने की जरूरत है, देश को एकजुटता में बांधने की जरूरत है। लेकिन अरे तो प्रभु अपनी गलती तो मान लो, जो हर रविवार को आके मोदी जी मन की बात करते थे, काहे नहीं आ जाके बता रहे लोगों को? भारत को इससे असम में जाके चुनावी रैली करने का समय है, अपना जो उम्मीदवारों की सूची बनाने का समय है, लोगों को आके बताएं। सदन में बोले मोदी जी, सदन में आने से तो वो भगाते हैं। बार बार मुद्दों से भटकना, गोल पोस्ट चेंज करना, ये कांग्रेस की परंपरा सी हो गई है। और झूठ बोलना, गोल पोस्ट आप चेंज कर रहे हो, चुनौतियों से हाथ घबरा के भाग रहे हो। चुनौतियों को कब आपने स्वीकार किया? नहीं, आपने जो लोग उनकी चुनौतियों को आपने स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुंह पे तमाचा मारा कि कोविड की वैक्सीन की वजह से लोग बाग मरे, उस पर जवाब दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे वैश्विक संकट से लड़ा जाता है। आपके युवराज राहुल गांधी तो उस वैक्सीन को, प्रधानमंत्री जी हमने कब बताया? प्रधानमंत्री जी तो चुनौती से भाग जाते हैं, सदन में तो आते नहीं है। चलिए मैं आप दोनों को रोकूंगा, आनंद भाई, अंश भाई, आप दोनों को रोकूंगा मैं, विदेश चले क्योंकि जाते। सवाल हम जनता के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि जनता सड़क पर है। ले मैं राकेश भाई आपके पास आ रहा हूं। आपको ऐसा लगता है राकेश जी कि भाई सड़क पर जनता है, हम दोनों पक्ष विपक्ष के दोनों लोग को देख रहे हैं, लेकिन कोई भी नेता या उनका परिवार सड़क पर नहीं है, सड़क पर जनता है, लेकिन आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष कर रहा है कि पैनिक बटन विपक्ष दबा रहा है, विपक्ष के लोग कर रहे हैं सरकार फेल है, लेकिन मुश्किल में तो जनता है। यहां जनता की कौन सोचेगा? नहीं अनूप जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि जनता के लिए कौन सोचेगा, और जनता के लिए जो सरकार सोच रही है उसमें से खामी या उसकी तारीफ या बड़ाई कौन करेगा? जो अच्छी बात है उसकी आप तारीफ कीजिए, जो नहीं है उसको बताइए कि हाँ ये खामियां है। आज तक के आजादी के पहले या बाद में भी जो भारत का सिस्टम रहा, जो गवर्नेंस सिस्टम है, जो बाबू वाला सिस्टम है, वो कोई भी क्लेम कर दे कि हमारा सिस्टम सही था। मैं तो इस सरकार में बोल रहा हूँ, जो नीचे डाउन टू अर्थ गवर्नेंस है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम पे तो सभी लोग लड़ रहे हैं। बीजेपी के लड़ रहे हैं, कांग्रेस पहले से लड़ते रहे, कांग्रेस ने उनको अति भ्रष्ट बनाया। यहाँ भी जो लोग बैठे हुए हैं, जो जमाखोरी जो शब्द है, ये कोई नया शब्द तो है नहीं। भंडारण जो शब्द है वो नया शब्द तो है नहीं। जो भी तहबाजारी या काला बाजारी में लोग हैं, उनपे लगाम कसने की बात है, बात कही जा रही। जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, 5-6 रिपोर्ट मैं दे सकता हूं, उन्होंने बुक करवाया, बोला मैं बंगाल की बात कर रहा हूं। 2-3 मित्र थे कल बैठे हुए, और लोग कहा कि बुक करवाया, पहले मिल जाता था सेम डे, उन्होंने कहा 1 दिन के बाद देंगे। अब उसमें कोहराम बचा। दूसरी बात आई कि जो हम लाइन लगने गए, कि लाइन लगाने के लिए, कोहराम बचाने के लिए, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए कौन लोग हैं वहां पे? देश के नाम पे, चूंकि हम देश युद्ध में शामिल नहीं है, बीजेपी एक बात नहीं है, भारत जो है ईरान, अमेरिका, इजराइल के इस त्रिकोण में शामिल नहीं है। जब हम शामिल नहीं है और पूरे विश्व में संकट है, तो हम स्वाभाविक संकट से ग्रसित होंगे या नहीं होंगे वो सामने दिख रहा है। लेकिन इतना जो कोहराम मचा हुआ है, मुझे लगता है ऐसी स्थिति नहीं है। बहरहाल जो भाई साहब अभी राजनीतिक विश्लेषक साहब बोल रहे थे, बच्चों की बात यह है, यहाँ तो एक सबसे बड़ा बच्चा बना हुआ है देश का विपक्ष का नेता, जो बोलता है देश में लोकतंत्र नहीं है, फिर कहता है लोकतंत्र है, फिर कहता है देश बर्बाद हो चुका है, फिर कहता आवाज है, फिर प्रधानमंत्री को ज्ञान देता है, फिर ज्ञान नहीं देता। इस तरह के कई जो कंट्रोवर्सी है, 10 बार माफी मांग चुका बेचारा आरोप लगा करके। इतना अच्छा हमारे नेता है, गाली भी देता है, झूठ भी बोलता है, माफी भी मांग लेता है। इससे बड़ा महान व्यक्ति कौन होगा देश में? तो जो मुद्दा जनता जो कटघरे में खड़ी है, उसके लिए सब पार्टी को, हम सबको मिलकर सोचना है उसका समाधान क्या है, उसका रास्ता क्या निकलेगा जिससे आम जनता को राहत मिले। आरोप प्रत्यारोप से कुछ होना नहीं है, लेकिन आपको कर्म तो दिखाने पड़ेंगे, कर्म बताने पड़ेंगे कि जो कर्म है टू द पीपुल जो की बात है, जो हमारी डेफिनेशन है लोकतंत्र की, उसमें हम कितने फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल वाला मामला है, तो उसमें कहां खड़े उतरते हैं उसको समझना पड़ेगा। आलोचना से ही यदि देश बढ़ रहा हो तो फिर सब मिलकर आलोचना करते हैं, सरकार के पीछे पड़ते हैं, हाँ भाई तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन भाई कहते हैं कि चौथी स्थिति पे आ गए, तीसरी आर्थिक स्थिति हो गई, अब उसको भी बोलने का हौसला है। तो जब आर्थिक स्थिति अच्छी हो चुकी है, अब उसको चलिए जवाब देने की तैयारी में राकेश जी थोड़ा सा रुकूंगा, थोड़ा सा रुकूंगा। मैं निरंजन जी आपके पास आऊंगा। अंश इंतजार कर रहे हैं, शायद जवाब है उनके पास। अंश बताएं।
पहली बात तो देखिए मैं यही कहना चाहूंगा यहाँ पे शायद थोड़ा ऑड इवन जो है वो क्या है बीजेपी की तरफ से थोड़े दो लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगा कि शायद एक ही होंगे पर दो लोग बैठे हैं अभी यहाँ पे। अब मैं आगे क्या जवाब दूं, लेकिन नहीं, निरंजन जी अगर यहाँ पे बिल्कुल बात आपके है कि साथ मैं साथ यहाँ चल रहे हैं। नहीं हो फॉरवर्ड सच वो अरे मैंने तो नाम लिया ही नहीं, मैंने कहा कि दो लोग बैठे, आपको क्यों लगा मैंने आपको बोला? मैंने ये तो वो नाम लिया ही नहीं कि यहाँ पे कौन बीजेपी की तरफ से दूसरा है, मैं तो नाम लिया ही नहीं। आपको क्यों लगा कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ? ऊपर नीचे बैठे हुए हैं ना, यानी आपको नाम पता लेने है से कुछ नहीं होता। मैंने तो नाम लिया ही नहीं आपका, मैं तो नाम लिया ही नहीं आपका। आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन समझते नहीं, हैं। मैंने तो आपका नाम लिया ही नहीं, मैंने तो आपका नाम नहीं लिया। आपको क्यों लगा कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप बीजेपी की तरफ से? मैं तो आपका नाम लिया ही नहीं। आपने दो लोग बोला और आप हमारे आंकड़े पे, अरे तो दो लोग में तो यहाँ पे बाकी लोग नहीं क्या? अनूप जी नहीं बैठे, निरंजन जी नहीं बैठे, चले राकेश जी, आपको क्यों लगा कि मैं आपकी सवाल बात कर रहा उठाया। हूँ? चले। आपको जब आंकड़ों की समझ नहीं है तो मैं आपके बुद्धि में तरस आती है। जब आपका नेता जो है प्रतीक्षा नाम पे उसी को बुद्धि देगी तो आपके मुकाबले चक्कर भी नहीं रखता हूँ। देखिए दाल में जब काला होता है ना सबको दिख जाता है, दाल में काला होता है दिख जाता है, दिख रहा है कि पट्टा पीछे पहनने की जरूरत है, दाली बाकी काली का है सब भाई, दिख रहा है कि पूरा का दाली तरफ से है। काली है, नकली है सब। हम लोग तो भैया जो है पार्टी की तरफ से आपसे यहाँ पे क्या बोलेगा पत्रकार भाई? के रूप में बैठे हुए हैं, बीजेपी की तरफ से वकालत कर रहे हैं। कौन बीजेपी की तरफ से? मैं पत्रकार हूँ, मैं बीजेपी को जानता हूँ, कांग्रेस को अगर जानता हूँ, मोदी जी दोनों की इतने पोल पट्टी भगवान खोल आपके सकता लिए तो हूँ। मान मैं लीजिए दोनों की मोदी पोल पट्टी जी खोल की सकता तरफ हूँ। से आप ना आपकी सोनिया गांधी बोलेगी ना आपका राहुल गांधी बोलेगा। अरे मैं कह रहा हूँ ठीक है, तो कह दीजिए ना तीन मेरे तेरे में हमारे दोनों पार्टी कवर किया मोदी जी भगवान है मैंने तो मान दोनों पार्टी लीजिए ना। कवर किया है। जो फैक्ट है वो बोलता हूँ, सच सुनने का साथ रखिए। देखिए सच को समझिए, सच्चाई क्या सच है? बोलना भी राष्ट्रवादिता तो मैं राष्ट्रवादी अरे हूँ। सच्चाई सच को आप बोलना भी स्वीकार मोदी जी करिए। की तरफदारी है, 410 तो रुपए कोई का दिक्कत सिलेंडर नहीं है। आपको महंगा मैं लगता हूँ। था, प्रधानमंत्री आवास पे चूड़ियां बेचते थे, आज सिलेंडर कितना का हो गया? आज सिलेंडर जो 1100 रुपए का पहुंचा दिया, उसमें भी 60 रुपए आपने बढ़ा दिए। ये तो सच्चाई है। 110 रुपए का जब हम यूएस के डॉलर पे जो इंपोर्ट करते थे तब आपने उसको 410 रुपए का सिलेंडर बेचते थे, आपकी वो भी पार्टी सब्सिडी ने के पूरा साथ। देश की एक तो बेचा। मोदी जी ने सब्सिडी खत्म कर दी, ये ऊपर से चिन्ह सिलेंडर कहाँ के से दाम आया कितने मालूम है बढ़ा दिए? आपको? पेट्रोल ये चिन्ह डीजल कितना कहाँ से बढ़ा आया? दिया? 10 खंड बनने के बाद ये हाथ आया है। इतिहास मालूम है कांग्रेस का आपको? अरे मैं कांग्रेस अरे देखा सब बीएन आप गाडगिल, इतिहास प्रणब जान मुखर्जी। लीजिए ना। अरे बीजेपी कांग्रेस के देखा बकवास बीएन छोड़ गाडगिल, दीजिए, प्रणब मुखर्जी, सच्चाई को मार्ग बोलना डलवा स्वीकार कर जैसे लीजिए। स्पोक्स पर्सन सच्चाई थे। बोलने आपने की ये हिम्मत जाहिलिया रखती है। स्पोक्स पर्सन बीजेपी का सर हर कोई दे ये देता एक है। बैंकरप्सी दिखाती है पार्टी की, ये बैंकरप्सी दिखाती है कांग्रेस पार्टी की। अरे बैंकरप्सी की आप बात बिल्कुल भी मत करिए। आप अपने जिनके नेता की वकालत कर रहे हो ना, नेता के अपने आप कम से कम डिफेंड तो अच्छे से कर लीजिए। मैं तो सच उन की नेता वकालत के कर रहा समय में बारे हूँ। में मैं क्या सच कहें? झूठ की वकालत नहीं कर ये सकता। तारस जो है मैं हर सच की चुनौती वकालत तो डर के करता भाग करता जाते हैं। रहूंगा। चले, हम शायद कहीं और जा रहे हैं। नई चुनौती से हम लड़ने की सच है, हिम्मत वही नहीं अंश है। भाई, सच है। जिन नेता की आप अंश जी, वकालत कर रहे राकेश हैं, जी, झूठ नहीं हो जाएगा। हम शायद कहीं और जा रहे हैं, डिबेट से हम कहीं और निकल रहे हैं। अंश आप कुछ बात अपनी कहना चाह रहे थे, आप अपनी जवाब दे सकते हैं, उसके बाद मैं निरंजन जी आपके पास आऊंगा। जी मैं ये कह रहा था कि देखिए जिस 410 रुपए के सिलेंडर को ये महंगा बताते थे, उस समय पे हम लोग कितने पे क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते थे? हम करते थे 110 रुपए के 110 यूएस डॉलर प्रति बैरल पे हम लोग इंपोर्ट करते थे। उस समय पे इनको 410 रुपए का हम सिलेंडर बेचते थे सब्सिडी के साथ। आज इन्होंने क्या कर दिया है, हम 69 यूएस डॉलर पे प्रति बैरल पे इंपोर्ट करते हैं। और अभी एक खबर आई कि हम रशिया से कितने पे कर रहे थे, 50 डॉलर जो है प्रति बैरल पे हम लोग कर रहे थे इंपोर्ट। और उस पर आपने कितना, आपको राहत दिख रही थी क्रूड ऑयल, आपको पेट्रोल डीजल में राहत दिखी? नहीं, वही दाम पे हमें पेट्रोल डीजल मिल रहा था, वही दाम पे सिलेंडर मिल रहा है लोगों को। एक भी सरकार का जवाब आया, पता चला कि 2014 से लेकर 2024 तक सरकार ने कितना जो है पेट्रोल डीजल से लूटा लोगों को, 33 लाख करोड़ रुपया। आपने वो जो आज लूटा है लोगों से दाम बढ़ा बढ़ा के, उसको आप पैसा को आज यहाँ पे क्यों नहीं लगाते, लोगों को राहत देने का काम करते? लेकिन वही बात है ना कि जो भी इस सरकार से सवाल पूछे वो आपको बर्दाश्त नहीं होता। अभी सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया। क्या तुगलकी फरमान है? क्या अगर इंस्टाग्राम पे, अगर ट्विटर पे कोई भी सरकार से सवाल पूछते हुए दिखेगा, उनको आप बंद कर दीजिए। सरकार ने क्या कहा, जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कि जो भी जो है सिलेंडर के अगर चिंता जताएगा उसको आप जेल में बंद कर दीजिए। असम की पुलिस ने क्या कहा कि अगर जो भी सिलेंडर के दाम पे अपनी चिंता जताएगा उसको जेल में बंद कर दीजिए। उसी प्रकार से जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर के ऊपर अगर कोई चिंता जता देता था उसको जेल में बंद कर दीजिए। लेकिन ये बात तो सच है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर से लोग मर रहे थे, लेकिन आप चुनौतियों को स्वीकार ही नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा डर लग रहा है अंश भाई कि अगर आप लोगों ने सिलेंडर को लेके कहीं आंदोलन किया तो जेल चले जाएंगे, डर लग रहा है क्या? आना चाहिए तो अंश भाई, क्या डर लग रहा है कि आप सिलेंडर को लेकर आंदोलन करेंगे? भाई जो परेशानियां आप उनके साथ खड़े हैं तो जेल जाएंगे क्या? कौन है नहीं है,
शेरे बब्बर। हम लोग जेल जाने से डरते नहीं है। सदन में भी हमने प्रदर्शन किया, राहुल गांधी जी ने सरकार से सवाल पूछा, बोलने नहीं दिया ओम बिरला ने। वही बात अब किया कि कैसे आप माइक म्यूट कर देते हैं। हमने जो है रोज आप देखेंगे दिल्ली में तमाम राज्यों में जो है हमारे वहां से हम लोग जो है सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। हमने रोज प्रदर्शन किया, रोज सरकार से सवाल पूछे, इनके दफ्तर पे जाकर दिखा रहे हैं। लेकिन हम जो है वही बात कह रहे हैं तो रोज आप तो स्वीकार नहीं करें। आज अगर आपकी प्रिपेयरनेस अच्छी होती तो वही हाल होता जैसे रशिया, चाइना, बांग्लादेश को अनुमति मिली, वही अनुमति हमको भी मिलती। अभी जो है मोदी जी ने इतने घंटों बात की, जयशंकर ने 3 दौर की बात की, जैसे जो है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया। उसके बाद सिर्फ 2 जहाज को अनुमति मिली है, रशिया, चाइना, बांग्लादेश जैसे की तरह क्यों नहीं। अभी ईरान की वहां पे हमें पता चला है खबरों से कि ईरान की सरकार ने कहा है कि चाइनीज युआन पे जो है वो तेल लेने का जो है स्वीकार करेंगे भारत के रुपीस में, जिसमें पहले ईरान लेता था, जो हमारा पुराना मित्र होता था। आपने उसको तो छोड़ दिया अपने मेडल की वजह से, उसको तो आपने छोड़ दिया एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने की वजह से, उसको तो अपना अडानी के केस की वजह से छोड़ दिया। नाम है 8 बार, उसमें महात्मा गांधी जी का नाम है। एप्स्टीन फाइल में महात्मा गांधी जी का भी नाम है। अरे प्रभु, इस देश में कम से कम महात्मा गांधी जी को छोड़ देते, राष्ट्रपिता का जो आपने अपमान आज इस देश में इस डिबेट में किया है ना, इस देश की आपने जो डिबेट में महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता का अपमान जो किया है, आपको माफी मांगनी चाहिए। अरे महात्मा गांधी जी के सामने मोदी जी नतमस्तक होते थे विदेश में जा जाके, कम से कम महात्मा गांधी जी को तो छोड़ देते प्रभु। क्या कितना गिरोगे अपने मंत्री हरदीप पुरी को बचाने के लिए, अपने जो है अनिल अंबानी को बचाने के लिए, अपराधी की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बचाने के लिए आपने महात्मा गांधी जी को बदनाम कर दिया। शर्म करो, माफी मांगो आप। अरे कौन से माफी मांगे? आपसे झूठे लोग से, नहीं मुझे देश के राष्ट्रपिता का अपमान आपने किया है, आपको माफी मांगनी चाहिए। जो भारत माता का झंडा लेकर चल देश को आजादी दिलाने के लिए जो है वो लड़ते रहे, जिन्होंने इस देश को सत्ता हिंसा के नाम पर आजादी दिलाई, उनका अपना बार-बार किया है, आपको माफी मांगनी चाहिए। तो ये बताइए, इस देश के राजवंशी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले राहुल गांधी जी की माता जी से पूछा है आपने जो महात्मा गांधी का अपमान किया है, नाम है कि नहीं, उनके नाम पे, उनके दामाद का नाम है कि नहीं पूछा है क्या? गांधी जी का नाम फाइल में नाम डालने से वो नाम आ जाता है क्या? और मान लीजिए अगर नाम था तो मान लीजिए आपके मंत्री ने खुद ने स्वीकार किया कि वो मिले दक्षिण फाइल से। क्या ये सच नहीं है? फाइल में हमारी चर्चा चल रही है, किस वजह से वो चले मैं आप दोनों को रोकता हूं क्योंकि आप ये सच नहीं है। नहीं, मैं अंश भाई आपको, आनंद भाई आप दोनों को रोक रहा हूं। दोनों से मेरा सवाल यही है कि भाई कांग्रेस वालों को पता है कि एप्स्टीन में बीजेपी का किनका नाम है, नेताओं का, बीजेपी वालों को पता है कि कांग्रेस के किस नेता का नाम है। पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? सवाल मेरा ही है, पूरा फाइल देख लिया क्या आप लोगों ने? निरंजन जी आपके पास आ रहा हूं। आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, छोड़ा तो किसी को नहीं जा रहा है निरंजन जी। अनूप जी, सबसे पहले तो मैं एक आपकी बात से असहमत हूं कि आपने कहा कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ हूं, ना मैं किसी के साथ हूं, ना मैं किसी के खिलाफ हूं। मैंने कहा आपका साथ दे रहे हैं आज वो, मैंने ये कहा। नहीं, मैं उनका साथ नहीं दे रहा। मैं इस भारत की जो 140 करोड़ जनता है उसकी भावनाओं को आपके टेलीविजन के माध्यम से यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि एक आपको मैं उलाहना देना चाहता हूं कि मेरी बात को आप पूरी तरह सारगर्भित होने नहीं देते तो उसका जो अर्थ होता है वो प्रस्तुत नहीं हो पाता, मतलब वो चीज अनर्थ में बदल जाती है। तो थोड़ा सा समय दिया कीजिए। देखिए, ऐसा है कि जब कोई भी वक्ता मेरे मुंह में उंगल दे तो आवाज मेरे मुंह से निकलनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे और मैं इनकी बात से 100% सहमत हूं कि हमारे भारत के अंदर जिस तरीके से कालाबाजारी, जिस तरीके से अति भंडारण, जिस तरीके से हमारे यहाँ आपदा को अवसर में तब्दील करने वालों की संख्या बड़ी तादाद में है, मैं 100% आपसे सहमत हूं। लेकिन आपको इस चीज की तो आलोचना करनी पड़ेगी ना, सरकार ऐसे लोगों के ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा पाई है अभी तक? आप बात कर रहे हैं, देखिए मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं कि 2016 में जब सरकार जीएसटी लेके आई तो उस समय एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मैं भी भागीदारी कर रहा था डिबेट में। हंसमुख अढ़िया जी जो उस समय के जो वित्त सचिव हैं, जो जीएसटी के जनक माने जाते हैं, उन्होंने कहा था जब एंकर ने पूछा कि भाई अभी पोर्टल तैयार नहीं है, सरकार तैयार नहीं है, टैक्स एक्सपर्ट को समझ नहीं आया, व्यापारी उसके लिए अभी कुछ जानते नहीं और आप 1 जुलाई से जो है जीएसटी लागू कर रहे हैं, तो हंसमुख अढ़िया जी ने कहा था कि भारत की जनता की प्रवृत्ति ऐसी है कि अगर उसको पानी में धक्का दे दो तो वो तैरना सीख जाती है, पहली बात।
दूसरी बात, जिस तरीके से अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने मेरी बात पे कहा कि कोरोना काल, देखिए भाई साहब आपको मैं बताऊं, कोरोना काल की बात तो आप कीजिए मत, क्योंकि आप दुखती रग पे हाथ धरते हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पहला जो कोरोना काल की जो पहली वेव थी, उस वेव में सब मैंने देखा कि कितनी बड़ी अव्यवस्था हुई, और उसके बाद में जिस तरीके से जनता सड़कों से पैदल निकल पड़ी, सरकार के हाथ पांव फूल गए आनंद फानन में, विशेष ट्रेनें चलाई और वो ट्रेनें ही गुम हो गई। एक बार आप उन रिपोर्टों को निकालना, तो सरकार की ऐसी व्यवस्था थी। दूसरी जो कोरोना की जो वेव थी, उसके अंदर यहाँ के क्या हालात हुए, हर 5वें घर में से एक शव उठा था, और सरकार की ऐसी स्थिति हो गई थी कि यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखे। और आप कह रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया से उस कोरोना काल से लड़े। भाई अगर हम बढ़िया लड़े तो मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा शहर है जहां बस्तियां की बस्तियां खाली हो गई? जितनी मोर्टेलिटी रेट हमारे यहाँ हुई, उतनी मोर्टेलिटी रेट, उससे कम मोर्टेलिटी रेट जो है चाइना में थी, बांग्लादेश में थी। कहने का तात्पर्य, जितनी जनहानि हमने उठाई उतनी जनहानि बाकी पूरे विश्व ने उठाई। हाँ, अगर नवंबर में सरकार को पता चल गया था कि कोरोना चाइना से शुरू हो गया है, उसके बाद में अगर उसको भारत में प्रवेश पे रोक देते तो आज मैं प्रशंसा कर देता। पत्रकार महोदय कह रहे थे कि सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। भाई साहब, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी क्रिकेट के मैच में अगर एक विकेट कीपर 3 कैच ले लेता है और 2 कैच छोड़ देता है, तो क्या मैं उन 2 कैच छोड़ने की आलोचना ना करूं? मैं केवल वो 3 कैच जो लिए उसी की प्रशंसा करता रहूं? जायज है निरंजन जी, सवाल जायज है और जवाब भी मैं ले लूंगा राकेश जी से भी और आनंद जी से भी। राकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सवाल आपके ऊपर ही उठे थे। अगर आपने सवाल सुना हो तो जवाब आपसे चाहिए। नहीं, इन्होंने निरंजन जी बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने एक बहुत अच्छी स्वीकार्य युक्ति, ईमानदार, इसलिए मैं उनकी सराहना करता हूं कि यदि कोई विकेट कीपर है, उसने 3 कैच पकड़ा, 2 कैच छोड़ दिया, आलोचना तो करेंगे, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन रचनात्मक, मतलब ये मान रहे हैं जो भी विकेट कीपर है देश का, वो 3 कैच पकड़ने के लिए सक्षम है। एक आध कैच छूटा या नहीं छूटा वो अलग बहस का विषय है, चिंता और चिंतन का विषय है। मुद्दा है गवर्नेंस का। और ये भी समझते होंगे यदि विश्लेषक हैं, जो गवर्नेंस के जो लूप होल्स हैं, वो सरकार कोई भी हो, उनकी मिस्ट्री अपने हिसाब से चलती है और वो बड़े अवसरवादी होते हैं। मैंने गवर्नेंस को बहुत बारीकी से देखा है, 25 साल से पार्लियामेंट भी कवर किया है। और ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसी की नहीं होती है, सिर्फ अपनी होती है। उनका जो स्वार्थ होता है वही होता है, सरकार जो बदनाम हो जाए उनको चिंता नहीं है। एक दूसरी बात आई कोरोना को लेकर के, 100 से ज्यादा देशों में भारत ने वैक्सीन दिए मुफ्त में, और जहां बेचे उसका तो अलग आंकड़ा है। नंबर 3, पापा न्यूगिनिया हो या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हो या इटली हो, ऐसे कई विकसित और विकासशील देशों ने भारत की सराहना की। नंबर 3, जो मरने का आंकड़ा बोल रहे थे, यदि आंकड़ा उठा ले, चीन में भले उसने छुपाया और वहां से रिपोर्ट्स आई। और बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा आपके पास राकेश जी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ है। आनंद भाई, आप कहेंगे, बहुत सारे सवाल उठा दिए निरंजन जी ने आपके ऊपर। चाइना में सबसे ज्यादा लोग मरे, भारत में सब अपेक्षा। राकेश जी, वक्त की थोड़ी कमी है, वक्त की कमी है राकेश जी, वापस लौटूंगा मैं। आनंद जी को टाइम दे रहा हूं। आनंद जी 30 सेकंड। देखिए अनूप जी, जिस तरीके से निरंजन जी बात कर रहे थे, निरंजन जी एक राजनीतिक विश्लेषक की तरह बात नहीं कर रहे थे, ये आपकी कार्यकर्ता की तरह बात कर रहे थे। आम आदमी पार्टी जो पाप की पार्टी बनी हुई है दिल्ली में। दूसरी बात, आज अनूप जी, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया में जहां पे ऑल इज नॉट वेल है, वहीं पे भारत में ऑल इज वेल है। उसका कारण यह है कि पूरे दुनिया में ऑयल का रेट जो है आज अमेरिका में 13%, ऑस्ट्रेलिया में 18%, जर्मनी में 15%, तमाम, लेकिन भारत में 0% बढ़ा है। यानी कि यह बताता है कि इस वैश्विक संकट में भी भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और भारत की तैयारी कितनी मजबूत है। और जहां तक गैस का मुद्दा है, निश्चित तौर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की 150 करोड़ आबादी को बताना चाहता हूं कि कहीं भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना बता दिया आनंद भाई, ये लाइन कब खत्म हो रही है, बस ये बता दीजिए। देखिए, ये लाइन मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे के बाद आपको लाइन दिखेगी नहीं पूरे देश। चले, 24 घंटे बाद जरूर पूछूंगा मैं आपसे। मैं आपके पास हूं, अंश भाई आपके पास आ रहा हूं। अंश भाई, क्या लग रहा है जो दावे किया जाए 24 घंटे में, वो दिखेगा आपको जमीन पर कि नहीं, कि तमाम लोग गायब हो जाएंगे, सारी चीजें सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी? इनकी बात पे तो हमने कभी विश्वास किया ही नहीं। अगर विश्वास किया होता तो आज लोगों को पता चलता, लेकिन विश्वास करने वाली बातें करते ही तो होता ना विश्वास है। अभी आप ये बात कर रहे थे कि तमाम आंकड़े अमेरिका में बढ़ गए, भारत में उतना ही रह गया।
लेकिन अब भारत भी ऐसा पहला ही देश है जहां पे पेट्रोल, जब हम क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके दाम कम हो गए, लेकिन पेट्रोल आज भी उतने पे ही बिक रहा है। ये भारत ऐसा पहला देश है, नहीं तो अमेरिका जैसे बाकी देशों यानी आपको उम्मीद नहीं है अंश भाई, आपको उम्मीद नहीं है कि जो 24 घंटा का वक्त बीजेपी की तरफ से मिला भी कम हो जाता है, लेकिन भारत ऐसा पहला देश है। अभी यहाँ पे अगर आप बात करोगे कोविड के समय पे, ये बड़ी यहाँ पे प्रशंसा कर रहे थे कि कोविड में बड़ा हमारा मैनेजमेंट था। हमने कोविड के समय पे देखा को जब मोदी जी दीदी और अंश दीदी भाई कर रहे थे, थोड़ा उस समय पे क्या हुआ तो सेकंड वेव में थोड़ा वक्त की कमी है। एक सेकंड अनूप जी बस एक सेकंड, मैं एक चीज कह रहा हूं, हमने देखा तो समय पे गंगा जो हमारी नदी थी उसमें कैसे लाशें पड़ी हुई थी लोगों की, यह भी हमने पहली बार देखा। हमने देखा कि कैसे जो है शमशान घाट पे लोगों की लाइन लगी हुई थी जो है लोगों को जलाने के लिए। चलिए अंश भाई, वक्त की थोड़ी कमी है, आपको रोकना चाहूंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप इस चर्चा में शामिल हुए। लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि आखिर इस परेशानी का हल क्या होगा, कब तक निकलेगा, कब तक लोग सड़कों पर ऐसे ही लाइन लगा के खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।